हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैप्स नोट कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस है वो अभी इसकी फ़ीस जो है सिर्फ $5 है। फ्यूचर में बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी इसकी जो फ़ीस है वो $5 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे एजेंट्स इसके $25, $50, यहाँ तक कि $100 भी चार्ज करते हैं। पर अगर आप अप्लाई ऑनलाइन खुद ही कर लेंगे तो इसकी सिर्फ $5 फ़ीस लगेगी। और बहुत ही आसान है अप्लाई करना। मैं आपको खुद आपको आपके सामने अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स ये खुद ही कर लेते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे इसमें खर्चने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले एक बड़ी कन्फ्यूज़न है बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे लोगों को कि ये जो है रिफ्यूज़ल के बाद या जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद अप्लाई किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीज़ा रिजेक्शन के बाद, मेनली वीज़ा रिजेक्शन के बाद अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद ही अप्लाई किए जाएंगे सिर्फ। अगर आप पहले भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कुछ स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है लेट हो रहा है, डिले हो रहा है वीज़ा, तो इसके कारण आप जान सकते हैं या फिर आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो इतने टाइम से फ़ाइल लगी हुई है उसकी प्रोसेसिंग हो भी रही है या नहीं हो रही, या कहाँ तक इसकी फ़ाइल प्रोसेस हो चुकी है। और फाइल का स्टेटस पता लगाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कैप्स नोट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपकी जो कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। आप इसको पीआर के लिए, वर्क परमिट, एम्बेसी की में फ़ाइल लगी है वर्क परमिट के लिए, और स्टूडेंट वीज़ा के लिए, किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मैं आपको आज अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स आपको ने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम पर जाए। गूगल पर जाने के बाद आपने लिखना है कैप्स नोट्स। इसमें देखो फ्रेंड्स कितने सारे साइट्स आ रही हैं कि कैप्स नोट्स अप्लाई करने वाली, लेकिन हमने इस साइट पे जाना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये साइट है, इसके ऊपर लिखा है www.canada.ca। तो इसी साइट से आपने अप्लाई करने हैं और किसी भी साइट से अप्लाई नहीं करने। वो सभी जो वेबसाइट्स होती हैं वो फेक होती हैं, या मतलब वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो आप इन्हीं वेबसाइट से ना करें, सिर्फ इस वेबसाइट से करें। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। लेकिन अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर एक ये फॉर्म दिया हुआ है, देखो कंसेंट फॉर्म। तो इसको आपने पहले डाउनलोड करना है, क्योंकि ये आपको जो है बाद में अटैच करना पड़ेगा इसी अप्लाई ऑनलाइन में। जब आप करोगे अप्लाई ऑनलाइन तो थर्ड स्टेप में आपको जो है ये फॉर्म इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें लिंक दिया गया है IMM 5744 वाला, जो ये लिंक है कंसेंट फॉर एन एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको आपने इस डॉक्यूमेंट में जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं ये आपने फिल करनी है। उससे पहले फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कैप्स नोट खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई कज़न, कोई भी आपका एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कनाडा में जो इस टाइम पे कनाडा में हो। चाहे वो स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे हो, या कनाडा सिटीज़न हो, और इसके साथ साथ चाहे वो पीआर हो वहाँ पे। तो कोई भी एक ऐसा पर्सन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपका नोन जो है वो एट प्रेजेंट कनाडा में होना चाहिए। क्योंकि आपने इस जगह पे उसी पर्सन का एड्रेस फिल करना है, उसी पर्सन की ईमेल आईडी फिल करनी है, और उसी पर्सन की ईमेल आईडी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, साथ ही जो है उस पर्सन का आपने कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन हुआ है आपने इसको जो है एडिट कर लेना है, ये एडिट हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर पे फैमिली नेम, तो यहाँ पे आप उस पर्सन का फैमिली नेम लिखोगे। उसके नीचे फर्स्ट नेम और एड्रेस आप उन उसी पर्सन से पूछ लेना, सिटी, प्रोविंस, और टेलीफोन नंबर। अगर आपके दो नॉन पर्सन रहते हैं तो आप अदर टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर उसी पर्सन से आप, अगर उसके पास दो टेलीफोन नंबर हैं तो आप दोनों लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है एक से ही काम चला सकते हो, और अदर टेलीफोन वाला जो है कॉलम उसको खाली छोड़ सकते। ये फिल किया हुआ है सारा कुछ। और आपने जो है इसका मतलब ये सारी डिटेल्स फिल कैसे करनी है वो आपको मैं बताता हूँ। और डिटेल्स फिल करने के बाद आपने इस फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसी फॉर्म का एक कलर प्रिंट आउट निकलवाना है, और कलर प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपने इसके ऊपर साइन करने हैं। ये प्रिंट आउट जो है आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। आप इसी तरीके से सारा कुछ आपने जो है आप पहले ही फिल करके ही इसका प्रिंट आउट निकलवाना, सारा कुछ फिल करके तभी इसका प्रिंट आउट निकलवाना। और इसके बाद जो आपने इसके ऊपर ब्लू पेन से अपने साइन कर देने, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर, और डेट के बिल्कुल साथ यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना इस साइड में। और इसको जो है दोबारा से उसी पर्सन को कह देना जिससे भी आप प्रिंट आउट निकलवाओगे, वो इसको स्कैन करके, और जो इसका स्कैन कॉपी होगी आपको वो भेज देगा। और आपने जो है इस डॉक्यूमेंट को, या जो पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ को आपने 1 पेज की इसको सेव कर लेना है, और आपने इसको जो है अपलोड करना है। आगे जो थर्ड स्टेप, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन में आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन के बाद इसको आपने
अपलोड करना है। तो आपका जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आप जो है अप्लाई ऑनलाइन वाले स्टेप को ना देखें, पहले आप यही करवाएं जाके अपना, जो भी आपके वहाँ पे फोटोस्टेट वाली दुकान होगी उसके पास चले जाएं, और वो आपको जो है इसका प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद साथ ही स्कैन करके आपको भेज देगा। उसके बाद आप अपने जो है लैपटॉप के पास दोबारा आना, और आपने जो है इसको अप्लाई ऑनलाइन करना शुरू कर देना है। क्या करना है, आपने दोबारा से अपने क्रोम पर जाना है, वहाँ पे लिखना है कैप्स नोट्स, और नीचे जाना है। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन का। अब हमने ऊपर वाले लिंक पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो फॉर्म है, क्योंकि हमने पहले डाउनलोड कर लिया था। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप जैसे ही करते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन पे करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपने यही कर देना है, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपने। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो जैसे ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, इसमें भी आपने लास्ट में जाना है और यहाँ पे टिक कर देना है। एक ऑप्शन है, जैसे जैसे ये ऑप्शन आता है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आई हैव रेड अंडरस्टूड एंड एग्री विद द अबव प्राइवेसी नोटिस, और उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पर करते हैं तो आपके पास मेन जो डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, यानी कि जहाँ से आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने जो वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जो किस डिपार्टमेंट को अपना ये इन्फॉर्मेशन, किस डिपार्टमेंट से आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे IRCC सेलेक्ट कर लेना है, इमिग्रेशन रिफ्यूजीज़ सिटीजनशिप कनाडा। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आई एग्री वाले, इसके ऊपर टिक करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर टिक कर देते हैं तो आगे के ऑप्शन आपको शो होने लग जाएंगे। आई एग्री दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स। उसके बाद आपने जो है दोबारा से उसी पर्सन का एड्रेस फिल करना है जो भी कनाडा में हो, चाहे वो स्टूडेंट है या किसी भी वीज़ा पर वो है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कि उस पर्सन की कैटेगरी क्या है, यानी कि वो एक वहाँ पे कैनेडियन सिटीज़न है, परमानेंट रेजिडेंस है, या फिर वो सिर्फ एक मतलब परमानेंट PR भी नहीं है और कैनेडियन सिटीजन भी नहीं है। तो मैं उस केस में थर्ड नंबर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो वो पर्सन है वो एक स्टूडेंट है जिसका मैंने एड्रेस फिल किया है। और इसके बाद आप उसका सरनेम, जो भी फैमिली नेम होगा, गिवन नेम, इसके बाद उनका कंप्लीट एड्रेस, जैसे मैंने आपको कहा ही था, जो उसमें आ जाएगा स्ट्रीट नंबर। स्ट्रीट नंबर फिल करने के बाद आ जाएगा स्ट्रीट नेम। ये आप सारी डिटेल्स जो है आपने बिल्कुल फिल कर देनी है, और आप जो है इसको सारे को कैपिटल लेटर्स में फिल कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में ही फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हो, पर मैं कैपिटल में कर रहा हूँ। तो ये सारा कुछ आपने जैसे ही ये फिल करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपने जो है फर्म और ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं फिल करना है। मैं अपने केस में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। अगर आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, यानी कि आपकी जो भी वो पर्सन है उनकी कोई कंपनी है उसका नाम फिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जैसे ABC ट्रैवल कंपनी, कुछ भी जो भी आपकी कंपनी होगी उन पर्सन की, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद वाले कॉलम में जो है खाली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैं जो लास्ट में एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जिससे कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इन तीनों बॉक्सेस को ही खाली छोड़ रहा हूँ। आप भी खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो है पोस्ट ऑफिस कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा क्यों, आगे जाके पता लग जाएगा। उसमें सिटी आप सेलेक्ट कर लें अपनी, सिटी के बाद आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्री, उसके बाद पोस्टल कोड। पोस्टल कोड को लिखने का तरीका देख लें फ्रेंड्स। इसको अगर ये 6 डिजिट का है तो 3 डिजिट फिर स्पेस फिर 3 डिजिट, ऐसे आपने इसको लिखना है। आप इसको डायरेक्ट जो है बिना स्पेस के नहीं लिखना, आपने इसको ऐसे ही लिखना है जो फॉर्मेट इसका उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद आपने टेलीफ़ोन नंबर लिखना है। टेलीफ़ोन नंबर का भी जो उन्होंने एक पैटर्न बताया हुआ है कि आपने 3 डिजिट फिर जो है स्पेस फिर 3 डिजिट फिर जो माइनस का निशान होता है, या जिसको स्पेस भी कह सकते हैं, वैसे तो माइनस का निशान ही है ये। और उसके बाद आ जाएगा फिर आपके 4 डिजिट लिखने हैं। इसके बाद फैक्स नंबर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन ही हम जो उनकी ईमेल पे इसको मंगवाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे अपना, जो भी उन पर्सन का ईमेल होगा। ईमेल जो भी ईमेल आईडी होगी, या इस केस में मैं आपको लिख देता हूँ, एक ईमेल आईडी लिख रहा हूँ मैं। और ईमेल आईडी लिखने के बाद निहाल सिंह 789@gmail.com, इसी को दोबारा फिर रिपीट करना है आपने, जो भी आईडी ऊपर लिखी है सेम आईडी रिपीट कर दो।
ये आईडी रिपीट कर देने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद आपने लिखना है आर यू रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर ऑन बिहाफ। तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे येस नहीं करना, आपने नो करना है यहाँ पे, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पर्सन किसी और के लिए कर रहे हैं और आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे। इसके बाद आता है आर यू रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग डिसीज्ड इंडिविजुअल, तो यहाँ पे भी नो आ जाएगा। उसके बाद आता है सिलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, यहाँ पे आपने लिख लेना है मेंबर ऑफ द पब्लिक। एकेडमिया नहीं लिखना है, एकेडमिया जो है आप एकेडमिया नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मेंबर ऑफ द पब्लिक ही लिखना है हमने। जैसे आप मेंबर ऑफ द पब्लिक सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपने लिखना है हाउ वुड यू प्रेफर टू रिसीव द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने ईमेल सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए हमने ईमेल सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे को जो ऊपर हमने पोस्ट ऑफिस वाले और फैक्स नंबर दोनों को खाली छोड़ा था, इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि हम ईमेल पे ही चाहते थे सारे डॉक्यूमेंट्स आए हमारे पास। हम जो है वो नहीं चाहते थे जो डाक के या पोस्ट के द्वारा आए। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है एसेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे क्लिक करना है हमने इस नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे लिखना है विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड, तो यहाँ पे इमिग्रेशन सिटीजनशिप रिकॉर्ड चाहते हैं हम, जैसे हमने वहाँ पे भी आईआरसीसी लिखा था इमिग्रेशन सिटीजनशिप वाला। यहाँ पे अब हमने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यानी कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और क्लाइंट आईडी नंबर होता है एक, उसके बाद फाइल नंबर, ये सारा कुछ लिखना है। सबसे पहले आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट नेम लिख देने के बाद उसके बाद जो है डेट, फ्रेंड्स आपने इसी पैटर्न में लिखनी है, और डेट को सिलेक्ट करने के लिए इन्होंने एक कैलेंडर ऑटोमेटिक बना रखा है। आप बस इसी के ऊपर जो है अपनी फाइंड कर लेना डेट, इस एरो के ऊपर आप क्लिक करते रहोगे तो आपका जो है यहाँ पे मंथ और डेट और मंथ और ईयर दोनों आते रहेंगे। उसके बाद जो है आप डेट भी साथ ही सिलेक्ट हो जाएगी। ऊपर ऊपर जाते रहें तो यहाँ पे आपकी जो है डेट भी आपको और ईयर भी पता लग जाएगा कौन सा ईयर आप देखना चाहते हो। तो इन केस जो है मैं अपने केस में यहाँ पे 2001 लिख रहा हूँ, 27 जुलाई 2001 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लाइंट आईडी नंबर लिखना है। ये जो है आपके पास ज़रूर होगा, आपके अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके पास कोई भी आज तक जितनी भी ईमेल्स आई हैं आईआरसीसी से, तो यहाँ आपके पास बायोमेट्रिक्स की ईमेल आई होगी, उसमें भी लिखा होता है ये आईआरसीसी से जितनी मेल आती है ना, उसके नीचे ही लिखा होता है लास्ट में, वहाँ पे आपकी क्लाइंट आईडी नंबर और फैमिली फाइल फाइल नंबर, दोनों चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं। वहीं से देख लेना आप, या फिर आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, कई बार कंसल्टेंट्स बताते नहीं हैं ये, जिसकी भी वीज़ा फाइल लगाते हैं। इसके बाद आपने टेम्परेरी रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना इसके बाद। और इसके बाद फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इसी के ऊपर जो है मेन जो सभी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो हम इसमें फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने उसका जो है प्रोसेसिंग में है हमारी फाइल इस टाइम पे, तो हम उसका स्टेटस जानना चाहते हैं कि वो कितनी प्रोसेस हो गई है, कहाँ तक आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेस कर लिए हैं। लेकिन जो सेकंड है उसमें आपको ये होती है कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूछना चाहते हैं उनसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरी फाइल में लगे हुए हैं, तो ये मेनली तब उसके बाद क्या आता है, जैसे रिजेक्शन आ जाती है तो वो स्टूडेंट इसलिए सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं कि वो देखना चाहते हैं लास्ट में कि कौन से डॉक्यूमेंट में हमारे कमी रह गई है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट था जो लगाया ही नहीं। इसलिए वो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। लेकिन हम जो है इसमें सिर्फ स्टेटस पता लगा रहे हैं कि हमारी फाइल कहाँ तक पहुँच चुकी है, कहाँ तक उसका स्टेटस है इस टाइम पे। इसके बाद आप फाइल नंबर लिख सकते हैं, फाइल नंबर लिखना है आपने, इसमें फर्स्ट अक्षर है जो वो अल्फ़ाबेट होता है, और उसके बाद जो सारे नंबरिंग होती है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसमें कुछ फिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कहा था कि एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको कहा था प्रिंट आउट निकलवा के साइन करके स्कैन करके आपने अपने पास लेना है। तो इसको आपने पीडीएफ फाइल में ही अपलोड कर देना है, यानी कि यहाँ पे चूज़ फाइल पे करके आप उस फाइल में जाना, जो भी जिस भी फोल्डर में होगी उसको सिलेक्ट करके सिंपली सिलेक्ट करके आपने, और ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और जैसे ही फ्रेंड्स आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके इस फाइल को यहाँ पे ऐड हो गई है, अब आपने लास्ट में नीचे जाके यहाँ पे लिखा है अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये ऑप्शनल है तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। हमारे को बस एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड है, वो भी वही बहुत है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स आप करना चाहो तो उस पर्सन के कर सकते हो जिसकी भी जो भी कनाडा में है, लेकिन हम इसमें यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में आपने जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो फॉर्म, आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपने भरी है, यहाँ पे जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेक कर लें। जैसे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है ये सारी आप रिक्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन दोनों को बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लें, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत हुई है इसके आपके कैप्स नोट्स में
तो आपकी जो है यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, यानी कि आपके कैप्स नोट्स नहीं आएँगे आपके पास। आप वेट करते रहोगे, फिर आप सोचोगे कि बड़ा टाइम हो गया, कैप्स नोट नहीं आए हैं। तो ये सारा आप डिटेल्स बिल्कुल अच्छे से चेक कर लें। जैसे ही आप इसको चेक कर लेते हैं, रिव्यू एंड वैलिडेट कर लेते हैं आप इसको, और उसके बाद आपने जो है, आपको लास्ट स्टेप वही है, अपने पेमेंट करनी है। वो आपको पता ही होगा, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। इंटरनेशनल पेमेंट होगी ये, आपके डेबिट कार्ड से शायद नहीं होती, कि क्रेडिट कार्ड से ही होगी। मैंने भी क्रेडिट कार्ड से की थी, और बाकी गूगल पे या पेटीएम ये नहीं चलते, इससे नहीं होगी आपकी पेमेंट। यहाँ पे आपने प्रोसीड टू सिक्योर चेकआउट पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, पेमेंट ड्यू लिखा हुआ है $5। तो ये पेमेंट तो $5 ही होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के क्या है, नॉन पर्सन नहीं होता कनाडा में, तो एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो अप्लाई करते हैं, तो फिर वो इसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। इतनी फ़ीस तो आईआरसीसी की नहीं होती जितनी वो अपनी चार्ज कर लेते हैं। यहाँ तक कि $100 भी कई स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि $100 फ़ीस लगती है इसकी। तो नहीं लगती है, ये सिर्फ $5 फ़ीस लगती है। देखो आपने भी ऊपर ये देख लो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है ट्रांजैक्शन जो है $5 कैनेडियन। तो कैनेडियन डॉलर ये करनी है आपने, $5 ही फ़ीस है, इससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भर के जो अपनी पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को। तो आपकी जैसे ही फ़ीस यहाँ पे कट जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो है, आपको एक इसका पेमेंट होने का मैसेज भी आ जाता है। जो आप जैसे ही पेमेंट करते हो, इसका मैसेज आपको आएगा, लेकिन उसी ईमेल पे आएगा जिस पर्सन की आपने ईमेल यहाँ पे डाली होगी। तो आप 15 या 20 मिनट बाद उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि उनके पास कोई ईमेल आई है, यानी कि कोई भी ईमेल आई होगी उनके पास, तो आप वो उनसे कंफर्म कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यही आज की वीडियो थी। इसमें मैंने आपको कैप्स नोट्स बता दिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको मेंशन कर दूंगा नीचे, और साथ ही आप मुझे कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।